Good morning, children. Welcome back to this beautiful and amazing platform of Anand Prakash Educational Academy, where number of children they come out successful. That's why we say this is a place where success is your destiny, and we do work for your success. We do work to help you acquire your destiny. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. We truly believe in quality education and will be really very happy to help you coming out in flying colors. Till now, many of the students have passed from this academy, from this institution in flying colors. They are very successful in their lives. They are working in big hospitals, big industries, and they are really very successful in all respects. And we feel so proud of them. We would be happy to help you succeed and reach your aims and your destiny. So children, as I have been telling you, 11th class is a challenging class. You need to be focused. यदि आप अपना फोकस रखोगे तो डेफिनेटली बच्चों आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाओगे। रोज़ आपको एक प्रोग्राम सेट करना है, डेली अपने लिए एक शेड्यूल बनाना है और उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। यदि आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो जो आपने लिखा है, अपने लिए जो टाइम टेबल बनाया है, विदाउट एनी एक्सक्यूज़, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ेस, एंड देन the day is not very far when you will really acquire your dreams come true. So the key to success is attend all the live classes, attend all the physical classes, watch all the videos, solve all the questions which are given to you, follow the program that is designed for you, take every day as a challenge. Do regular revision, regular practice, regular implementation. That is the key to success. And we'll be really very happy when even few of the children they start obeying and they start succeeding. This has been happening for the last so many years. For the last 30 years I have been into this profession, and number of students they have really become very successful, and I really feel very happy about this and more confident because you are extremely good, you are extremely brilliant and you are extremely disciplined. तो बच्चों हमने किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और आज हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ. It is about de Broglie's wavelength. जो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ है, इससे पहले हमने किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें बहुत सारी सीरीज़ हमने देखी थी, वेवलेंथ कैलकुलेट किया था, एनर्जी कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज हमको डिस्कस करने जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड लाइव क्लासेस में भी हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए और यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए। ऐसे ही डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ को हम सबसे पहले डिराइव करेंगे। आपको पता है आइंस्टीन्स इक्वेशन होती है E = mc² एंड E = h/nu। ये आया था प्लैंक्स थ्योरी से और ये आया है आइंस्टीन्स इक्वेशन से। मीन्स इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें, mc² = h/nu। यहाँ पे आपको पता है कि न्यू क्या है, c/λ। तो इसको आप लिखोगे mc² = hc/λ। इनको आप कैंसिल करोगे एंड व्हाट डू यू गेट, लैम्डा को आप इधर ले आओ, सो लैम्डा इज़ h/mc। c मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस जिसके भी आपको वेवलेंथ निकालनी है उसका मास है, स्पीड
ऑफ लाइट आप तब लोगे जब लाइट का पार्टिकल है, फोटोन गिवन है क्वेश्चन में, तब आप लोगे वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। नहीं तो अगर कोई और पार्टिकल है तो आप लोगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। ये हो गया वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। ये कहलाती है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, वहाँ उन पार्टिकल्स के लिए अगर हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। लाइक लेट अस टेक दिस फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। यहाँ पे दिया हुआ है, वेवलेंथ दी है और हमको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है ताकि इजीली आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या गिवन है वो आपको समझ में आ सके। तो वेवलेंथ यहाँ पे गिवन है 4.8 पिकोमीटर्स। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर्स और आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए, और वो भी इलेक्ट्रॉन, मतलब मास, हम इलेक्ट्रॉन का मास हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, मीन्स वेवलेंथ ऑलरेडी हमारे पास है, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर्स के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और m यहाँ पे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कैलकुलेट करनी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg में हम ले सकते हैं, और स्पीड हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो इसको आप यहाँ ले आओ, v इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इस चैप्टर में यही एक ड्रॉबैक है कि कैलकुलेशंस बहुत बड़े हैं। एग्ज़ाम में इजी कैलकुलेशंस आते हैं, बट लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप फटाफट ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सको। बहुत क्विक कैलकुलेशंस आना चाहिए। तो वेलोसिटी आ गई। अब हमको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, जो होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, मीन्स ये हो जाएगा हाफ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वी स्क्वेयर। ये वाली वैल्यू को अगर मैं x लूँ तो आई कैन राइट हियर x स्क्वेयर। यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करोगे और उसका स्क्वायर लोगे, तब आपके पास आएगी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो जब आप सॉल्व करोगे तो वो आएगी 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल्स। तो ये आंसर आ जाएगा। इस डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, सो यू हैव टू चेक फॉर दैट। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अबाउट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेज़ेनबर्ग्स uncertainty principle, uncertainty principle। So हेज़ेनबर्ग्स uncertainty principle क्या था, ये आप अगेन अच्छे से ध्यान से सुनोगे। डेल x इंटू डेल p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 जहाँ डेल x शो करता है चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। कोई भी बहुत छोटा सा पार्टिकल है, ये उसी केस में ये एप्लीकेबल होता है, छोटे से पार्टिकल का चेंज इन पोजीशन, और डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, जो होता है एम डेल वी एम डेल वी, ये हो जाएगा डेल पी। ठीक है। अब हेज़ेनबर्ग ने क्या बताया था कि it is very difficult to find out both change in the position as well as change in the momentum of a very small particle at the same time।
दोनों चीज़ें हम एक ही टाइम पे डिटर्मिन नहीं कर सकते, या चेंज इन पोजीशन कर सकते हो या फिर चेंज इन मोमेंटम कर सकते हो। तो इसलिए ये रिलेशन है डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। So it is very difficult to determine both change in position as well as change in momentum of a particle at the same time. या तो आप चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो या फिर चेंज इन पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ये हेज़नबर्ग ने बताया था। एंड नाउ वी नीड टू टेक अप द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। यही वाला जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें हमको निकालना है ये डेल वी, चेंज इन द स्पीड निकालना है। मास हमारे पास दिया हुआ है, चेंज इन पोजीशन हमारे पास दी है, तो इसी फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे इसको। डेल्टा एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 10 और m इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी हमको कैलकुलेट करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। h की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो मास यहाँ पे कितना गिवन है 2000 kg इंटू डेल वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसके बाद हम इस वैल्यू को भी पुट करेंगे, ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू डेल वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे डेल वी की वैल्यू आ जाएगी 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4। ये देगा हमको डेल्टा वी की वैल्यू। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.636 इंटू 10 टू द पावर माइनस 39 मीटर पर सेकेंड। इसको जस्ट आपको कैलकुलेट करना है एंड यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, सो इस तरह से हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने होते हैं। एंड नेक्स्ट वाले पे हम आते हैं, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं होता है, सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वाले में हमको चेंज इन पोजीशन कैलकुलेट करनी है एक पार्टिकल की, और डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। सो यू कैन टेक दिस एज डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, ये वाला केस। तो इलेक्ट्रॉन का मास आप ले सकते हो डेल्टा एक्स इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू डेल्टा वी हो जाएगा 5.7 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14। तो ये हो जाएगा डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 5.7 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अराउंड 1.012 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, यदि ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि हम चेंज इन द पोजीशन और चेंज इन द मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आइदर यू कैन फाइंड आउट द चेंज इन पोजीशन और यू कैन फाइंड आउट द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन आपने बोर्स मॉडल पे किया है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग शेल्स में। तो जब इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग शेल्स में मूव हो रहा है, घूम रहा है, तब उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So children, keep on practicing.
दोनों टॉपिक्स होप कि आपको समझ में आए होंगे। एक हमने किया डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, सेकेंड हमने किया है हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशंस की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि इस चैप्टर में कैलकुलेशंस आपको टफ नहीं लगे। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, बी रेगुलर विद अस, like the channel, subscribe the channel, press the bell icon, and we'll be there with you with more and more wonderful concepts. Till then, thank you so much.